तो चलिए गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां आज रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तैयार नक्शे को मंजूरी मिल गई और जिसके बाद न सिर्फ राम जी के मंदिर बल्कि उनके आसपास के बड़े इलाके को भव्य रूप देने का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रभु राम के जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास के बाद आज राम मंदिर परिसर का नक्शा भी पास हो गया। आज अयोध्या में हुए विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर के नक्शे को मंजूरी दे दी गई, जिसके मुताबिक मंदिर के लिए करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का मंजूर किया गया, जिसमें से 12,889 वर्ग मीटर पर 3 मंजिला मंदिर बनेगा। इसके अलावा मंदिर के आसपास 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अन्य कई छोटे मंदिर के अलावा नक्षत्र वाटिका के अलावा तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास होगा और 36 से 40 महीनों में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम के जीवन चरित्र के आधार पर संस्कृति के स्वरूप का दर्शन मिल सके, ऐसे तमाम चीजों का निर्माण करने की प्रक्रिया विचाराधीन है, जो यथाशीघ्र सबके सामने आ जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम हमारे सामने मंदिर निर्माण की चुनौती है। यथाशीघ्र हम पूरी शक्ति लगा करके सबसे पहले मंदिर का निर्माण, फिर तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का निर्माण करने का काम प्रारंभ करेंगे। रामलला के भव्य मंदिर के मानचित्र के लिए शुल्क भी भारी भरकम तय किया गया है। मंदिर के नक्शे के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए फीस निर्धारित की है, जबकि 15 लाख रुपए राम मंदिर ट्रस्ट को लेबर शेयर्स के रूप में जमा करना होगा। आज की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए। 2 तरह का नक्शा प्रस्तुत किया गया। तो लेआउट था जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था, और एक था मंदिर का नक्शा जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में, और इनको नक्शा इनका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का, वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण मंदिर का नक्शा मिलने के बाद जल्दी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मंदिर निर्माण के लिए तय की गई कंपनी L&T राम जन्मभूमि स्थल पर अपना काम शुरू कर देगी। अयोध्या से बीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बागपत में इन दिनों एक गांव के कई परिवारों ने अपने घरों की दीवारों और दरवाजों पर मकान बिकाऊ है के इश्तेहार लगा दिए हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी के कई शहरों में पहले भी ऐसे इश्तेहार लगाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके पीछे की वजह बढ़ती धार्मिक कट्टरता बताई गई। लेकिन बागपत में मकान बेचने के लिए पोस्टर लगाए जाने की वजह कुछ और है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मकान बिकाऊ है। मेरठ, शामली और कैराना समेत कई पश्चिमी यूपी के जिलों के बाद अब बागपत के गंगनौली गांव में कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर ये पोस्टर लगा दिए हैं, जिस पर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। लेकिन इस बार लोग पुलिस उत्पीड़न को अपना मकान बेचने की वजह बता रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बागपत के 2 घाट थाने की पुलिस उनके युवकों को फर्जी मुठभेड़ में फंसाने में लगी है। सुरक्षित गांव वाले पार्टीबाजी बात ये किसी को फंसाए, कभी पुलिस फंसा दे, कभी कोई फंसा दे, इस तरह के यहाँ ऊपर दर। अब तो परवीन अपने खेत में काम पे जा रहा था, वहाँ से पुलिस उठा लाई। उठाने के बाद में उसको लाई तो खेत में से उठा गए। इनकाउंटर इधर दिखा रहे हैं, कहीं कुछ मुठभेड़ दिखा रहे, कहीं कुछ। ये गांव वालों का आरोप है कि 30 अगस्त को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में प्रवीण नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया और उसके पास हथियार दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की ये करतूत एक सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी घटना से नाराज गांव वालों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए। जब यहाँ जो गांव के आम नागरिक हैं उनके साथ में ये अत्याचार है कि ले जा करके खेत में से और फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा सकते हैं, तो फिर गांव में रहने से यहाँ क्या लाभ है। हमें तो ये
गांव भी, ये मकान भी बेचने पड़ेंगे और गांव छोड़ करके यूपी से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ न्याय मिलने वाला नहीं है। और हमने सब जगह इसकी गुहार लगाई है कि इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही की जाए। हालांकि पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है उसका भाई भी एक इनामी अपराधी रह चुका है जिसकी हत्या हो गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, इसलिए परिवार अब पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहा है। कप्तान साहब के द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें मैं रिपोर्ट उनको बना के प्रेषित करूंगा। शातिर और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध जो बागपत पुलिस की मुहिम है वो उसी प्रकार जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच की बात करते हुए सीसीटीवी का सीडीआर जब्त कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद गंगनौली गांव के कई परिवारों ने अब गांव और प्रदेश छोड़ने की धमकी दे डाली है। बागपत से एबीपी गंगा के लिए राजीव पंडित की रिपोर्ट। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने के बाद मुश्किल में फंसे हजारों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने अब वाराणसी में बाढ़ की वजह से मुश्किल में फंसे सैकड़ों नाविकों की मदद के लिए वो आगे आए हैं। लेकिन इस बार सोनू की मदद को लेकर वाराणसी में सियासत शुरू हो गई है। गंगा की उफनती लहरें और किनारों पर डगमगाती नावों की तस्वीरें वाराणसी की है, जहां इन दिनों मोक्षदायिनी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसके चलते गंगा में नावों का परिचालन तो दूर, गंगा के किनारे जाने पर भी रोक लगी है, जिसके चलते गंगा के भरोसे परिवार चलाने वाले नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने अभिनेता सोनू सूद से मदद की अपील की और सोनू की तरफ से फौरन नाविकों के पास मदद पहुँच भी गई। समय निषाद समाज दोहरी मार झेला है। एक तो पहले महामारी आया, महामारी से 4 महीना पूरा व्यवस्था ठप था। उसके बाद माँ गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से 6 महीने से लगातार नौका संचालन बंद है, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, वो इस समय अपना संचालन नहीं कर पा रहे और सरकारी मदद भी इस समय नहीं मिल रही है। और एक बार सोनू सूद जी ने शायद अभी मैंने कल देखा ट्वीट दिया कि उन्होंने कहा कि मैं निषादों का सहयोग करना चाहता हूँ। दरअसल लंबे लॉकडाउन से काम बंद होने के बाद अब गंगा की बाढ़ ने वाराणसी के नाविकों की कमर तोड़ रखी है और जब नाविकों के सामने भरपेट भोजन का संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने हजारों लोगों के मददगार अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी थी, लेकिन काशी के विद्वत परिषद और भाजपा इसे सोनू सूद का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। हमारा ये अपमान है साहब कि हम किसी को खाना नहीं दे रहे, खाने बगैर काशी में कोई है, ऐसा नहीं है। तो ये सूद साहब की भावना जो भी रही हो, उनको फिर से सोचना चाहिए। काशी है, काशी का उपहास न करें, काशी को अपमानित न करें, काशी को लज्जित न करें। हमारे पास अगर उनको था तो वह किसी को सूचना देते, यहाँ से पहुँच जाता। वह एक दिखावा कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। अभिनेता होंगे शायद, तो अभिनेता का काम है नाटक करना। भले ही घर से मदद मांगने की बजाय गैरों से मदद लेने का विरोध हो रहा हो, लेकिन निषाद समाज अभिनेता की पहल का स्वागत करते हुए इस मुद्दे पर लोगों से राजनीति न करने की अपील कर रहा है। अब यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उस पे भी राजनीति हो रहा है। अब इस तरह आदमी आर्थिक स्थिति हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग क्या चाहते हैं, सोनू सूद के साथ हैं कि मदद हमें मिले, लेकिन राजनीति के तहत हमें मदद नहीं चाहिए। यानी जिस तरह से सोनू सूद ने ट्वीट करके बताया वो नहीं चाहिए। नहीं, ट्वीट करके उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद जो बनारस के लोग हैं राजनीति करने लगे, बीजेपी वाले और जो अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि काशी में लोग भूखे नहीं सोते हैं। ये तो ठीक है कि काशी में लोग भूखे नहीं सोते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 6 महीने से न कोई कमा रहा हो, जो घर का गार्जियन हो, जो बेरोजगार हो गया हो, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? वो कब तक दूसरे की मदद के सहारे जिएंगे? नाविकों का साफ तौर पर यह कहना है कि मदद हो, लेकिन मदद के नाम पर राजनीति ना हो, आपसी बयानबाजी ना हो, और अभी भी जगह तो आगे मददगार साबित होने चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर कानपुर में लव जिहाद के कई मामलों की एक साथ हो रही जांच में अब आरोपियों को फंडिंग का शक जताया जा रहा है। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें, कानपुर में एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामले सामने आए और ज्यादातर मामलों के आरोपी एक ही जगह के रहने वाले हैं, जिसके बाद मामले की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन अब लव जिहाद के मामले में संगठित गिरोह की तरह काम करने और फंडिंग की बात सामने आई थी। एसआईटी पूरे मामले को पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान से जोड़कर देख रही है, क्योंकि अभी तक जांच में जो बातें सामने आई उससे लव जिहाद के इन मामलों में बाहरी स्रोत से फंडिंग की संभावना जताई जा रही है।
आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक अभी तक जितने भी लव जिहाद के पीड़ित मिले हैं वो सभी जूहीलाल कॉलोनी से संबंध रखते हैं। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि ज्यादातर युवकों के परिवारों की माली हालत बहुत खराब है। बावजूद इसके वो काफी रुपए खर्च करते थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन युवकों के पास रुपया कहां से रहे। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की, जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग हो रही है। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि क्या कोई संगठन सुनियोजित तरीके से इन लोगों के पीछे है, इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, इन लोगों की फंडिंग कर रहा है। इन लोगों की सीडीआर भी की एनालिसिस भी ये एसआईटी करेगी कि क्या किसी जो पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है, या केरल जहां मुख्यालय पीएफआई का है वहां से कोई संबंध है, अथवा पाकिस्तान या अन्य किसी कंट्री से इन व्यक्तियों के कोई संबंध है। इस विषय में विस्तृत जांच जो है एसआईटी करेगी। कानपुर में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, तो वहीं अब एसआईटी की जांच का दायरा एक अलग दिशा में चला गया है। जिस तरह से शुरुआत से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि पूरे जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से संगठन काम कर रहा है और इनकी फंडिंग की जा रही है, उसको लेकर अब जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने जाँच शुरू कर दी है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले पर पीएफआई और सिमी, यही नहीं जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उसको भी जोड़कर जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जूहीलाल कॉलोनी के जितने भी युवक सामने आए हैं सबकी माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इनके पास किस तरह से धन आ रहा है, इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले पर जितने भी युवक हैं उनकी सीडीआर के द्वारा जाँच की जाएगी कि इनका कहीं सिमी, पीएफआई और दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं उनसे तो कोई संबंध नहीं है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और अब बात उत्तर प्रदेश में रौद्र रूप धारण कर चुकी नदियों की, जो इन दिनों जहां से भी गुजर रही हैं अपने पीछे तबाही की तस्वीरें छोड़ती चली जा रही हैं। एक ऐसी तस्वीर आज लखीमपुर खीरी से सामने आई, जहां धौरहरा इलाके में शारदा नदी में हुई कटान की वजह से कई मकान भरभरा कर पानी में समा गए और अब यहां रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शारदा नदी की धारा से किस तरह कटान हो रहा है। मकान के मकान ढह गए, लोग बेघर होने को मजबूर हैं। कटान से एक नहीं बल्कि कई मकान जमींदोज हो गए और ये उस वक्त का वीडियो है जो किसी ने मोबाइल कैमरे में बनाया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। मिट्टी का कटान शुरू हो गया है, नींवें कमजोर हो रही हैं और मकान भरभरा कर इस तरह गिर जा रहे हैं और रातों रात पूरे परिवार जो है वो बेघर हो जा रहे हैं। तो मकान ढहने की ये तस्वीर सामने आई है लखीमपुर खीरी से। शारदा नदी इन दिनों उफान पर है और उसका क्या असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आप देखिए कैसे लोगों के मकान ढह जा रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ बारिश है, मौसम बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है जिससे नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और अब एक अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना अपडेट हम आपको पूरे प्रदेश का दे देते हैं। राजधानी लखनऊ ऐसा लग रहा है कि कोरोना की राजधानी बन गया है। एक दिन में कोरोना के 720 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। लखनऊ में अब कुल मिलाकर 28,763 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 57,016 नए, माफ कीजिए 5,716 नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या जो अब तक हो चुकी है वो 2,41,439 है और 24 घंटे में 75 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत भी हुई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के 5,716 नए मामले सामने आए, 2,41,439 अब तक संक्रमित यूपी में पाए जा चुके हैं और बीते 24 घंटे में 720 नए मामले केवल लखनऊ से ही सामने आए हैं। इसके अलावा वाराणसी में 224 नए कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 75 कोरोना पेशेंट्स की मौत भी हो चुकी है।
बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।